नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत। चुनाव जो बीते कुछ समय से इस ट्रेंड में है कि लगातार किसी ना किसी चेहरे पर लड़े जा रहे हैं। हर चुनाव में, हर प्रदेश में, चाहे वो चुनाव विधानसभा के हो या फिर चुनाव लोकसभा के, हमेशा ये मांग होने लगी है, अब लगातार ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि चुनाव जो है वो हर राजनीतिक दल किसी ना किसी चेहरे को आगे करके लड़ रहा है। पर इस बार कुछ चीज़ें अलग दिख रही हैं। अभी हाल में जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, जब उनको विस्तार से ठीक से देखा जाए और समझा जाए तो ये समझ में आता है कि चुनाव न केवल चेहरे पर आधारित रहा, बल्कि चुनाव से इतर मुद्दे भी हावी रहे। कैसे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी चेहराविहीन थी। कांग्रेस पार्टी चेहराविहीन होने के बावजूद भी मुद्दों पर केंद्रित रही। किस तरीके से, ये आइए हम विस्तार से समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दे उठा रही थी। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना, अग्निवीर भर्ती योजना, सेब किसानों की पैकेजिंग पर लगने वाली जीएसटी, इसके अलावा रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसकी, इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे। इन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रही थी। हालांकि खुद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। इन सब के बावजूद भी जो कांग्रेस का चुनावी अभियान था वो प्रियंका गांधी पर केंद्रित नहीं था, बल्कि मुद्दों पर फोकस किया जा रहा था। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रह चुके जयराम ठाकुर, उनके चेहरे पर हिमाचल का पूरा चुनावी अभियान उस पर केंद्रित कर दिया गया था। भाजपा का आत्मविश्वास मजबूत है और वो ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा भारत में नहीं है। और ये बात सत्य भी है कि भारत की राजनीति में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। पर यह बात राष्ट्रीय स्तर की हो गई। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी का चुनावी अभियान मुद्दों पर केंद्रित रहा, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान था वो चेहरों पर केंद्रित रहा। इसका जो नतीजा आया वो सबने देखा। इसका अगर हम इसकी बात करें तो इसके उलट जब हम गुजरात को देखते हैं तो गुजरात जब हम पहुंचते हैं तो गुजरात में चीज़ें अलग थीं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को पहले से ही ये पता था कि वहाँ पर उसका कुछ हो नहीं सकता। उसका जो वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पर ही वहाँ चुनाव होगा। हुआ भी ठीक वैसा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर लगे रहे, अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो वहाँ पर लगे रहे। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री ने धारदार चुनाव प्रचार किया वहाँ पर। अपने तमाम तरीके के जो गुजरात सरकार के काम हैं, केंद्र सरकार के काम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सारा मिला करके गुजरात में एक प्रभावी कैंपेन तैयार हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा ये मिला कि विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म करने में भाजपा जो है वो कामयाब हो गई। 2017 के मुकाबले अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी, 99 सीटें मिली थी, पर वहीं जनता ने कांग्रेस को वोट देकर 77 सीटों पर जीत दिलवा करके एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उसे सामने खड़ा किया और उसकी भूमिका रखी कि विपक्ष भी मजबूत रहे। पर जो कांग्रेस पार्टी 2017 में चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से बिल्कुल शून्यता में चली गई और उसी शून्यता की देन रही कि साल 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 17 सीटों पर आकर के सिमट गई। वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वोट परसेंट में भी ज़बरदस्त रूप से गिरावट देखी गई। करीब 14.6% की गिरावट कांग्रेस के वोटों में आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बढ़े वो केवल 3.45% के आसपास, जबकि सीटें जो है वो 99 से बढ़ करके और 156 पर चली गई। 156 सीटें यानी वो रिकॉर्ड जो कांग्रेस पार्टी के नाम हुआ करता था माधव सिंह सोलंकी के बदौलत, उसको तोड़ने में इस बार भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। माधव सिंह सोलंकी ने साल 1985 में जब कांग्रेस का जो विधानसभा का चुनाव हुआ गुजरात में, कांग्रेस माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में उसके पहले 80 में भी खाम थ्योरी के चलते, खाम थ्योरी जो माधव सिंह सोलंकी थे यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान वोटरों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके
और करीब 141 सीटें 80 में जीती थी, और फिर 185 में भी जब चुनाव माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी तो वो 149 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि इसके पहले कई सारे विरोध भी हुए। दरअसल माधव सिंह सोलंकी ने उस समय राणे कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। उस रिपोर्ट के बाद लागू होने से पिछड़ी जो जातियां थी उसका जो आरक्षण था 10% वो बढ़ करके 28% हो गया। साथ ही साथ जो उसमें जातियां की संख्या थी वो 82 से बढ़ करके 104 हो गई। इसको लेकर के उसका विरोध हुआ। इन सब के बावजूद भी इंदिरा गांधी की हत्या और खाम थ्योरी के बदौलत माधव सिंह सोलंकी को 149 सीटें मिली। इस 149 सीटों को जो है बार बार ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी उसको तोड़ नहीं पाती थी। पर साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की हर चुनाव दर चुनाव लगातार नीचे की तरफ गिर रही जो परसेंटेज था, वोट प्रतिशत था, उसके ऊपर भाजपा ने मजबूत काम किया और इसी के चलते नतीजा ये रहा कि उसमें जबरदस्त रूप से इजाफा देखने को मिला और सीटें 99 से बढ़कर के 156 हुई। पर गुजरात में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख चेहरा थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत की राजनीति में इस समय उनसे ज़्यादा बड़ा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो चीज़ें वहाँ पर हावी रहीं, जिसके चलते कांग्रेस को ये पहले से पता था कि वहाँ पर चुनाव भाजपा को हराना आसान नहीं है और इसी का नतीजा था कि कांग्रेस ने वहाँ पर बेहद कमज़ोर कैंपेनिंग की। इसके अलावा कांग्रेस जो हिमाचल पर केंद्रित थी उसने वहाँ पर मुद्दों की बात की। मुद्दों के साथ साथ बार बार भाजपा इस पर सवाल उठा रही थी, आखिर राहुल गांधी क्यों चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस इससे भी बचती रही कि चेहरा बनाम चेहरा चुनाव में ना होने दे, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला हिमाचल के चुनाव परिणाम को देख करके आप ये स्पष्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐसी है जो समझने के लिए पर्याप्त है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो जो है वो मुद्दों पर आधारित होंगे, बल्कि चेहरों पर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही है, उस पर जब भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर अगर नज़र डाली जाए, राहुल गांधी के जो तमाम बयान हैं उनको सुना जाए, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ना कांग्रेस की बात नहीं करते, बल्कि वो बात मुद्दों की करते हैं, अपने चेहरे की नहीं करते, बात मुद्दों की करते हैं। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने खुद ये बात कही थी कि वो कांग्रेस को बहुत पीछे वो राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, वो राहुल गांधी से आगे की चीज़ें देखते हैं, वो उन मुद्दों की बात करते हैं जिन मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो तमाम मुद्दे हैं, विदेश की नीति हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, तो वो इन मुद्दों पर केंद्रित हो जाते हैं। साथ ही साथ बार बार जब भी उस चुनाव भारत जोड़ो यात्रा में कहीं पर भी किसी भी तरीके का सवाल जवाब होता है तो राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति की बात करने के बजाय देश के हालात पर बात करते हैं, युवाओं के हालात पर बात करते हैं, नौकरियों पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था की गिरावट है उस पर बात करते हैं, जो ज़बरदस्ती का जीएसटी व्यापारियों पर लगाया गया, थोपा गया, उस पर बात करते हैं। तो इस तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अभी विपक्ष है वो अपने को मुद्दों पर केंद्रित करने में लगा हुआ है। इसका एक दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरीके से कोई भी प्रभावी चेहरा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। भले ही विपक्षी एकता की बात होती हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या नवीन पटनायक से लेकर के ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम सारे जो लोग हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सापेक्ष खड़े होकर के और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना करके और उनके सामने उनका मुकाबला कर सकें, इसके इतना प्रभावी चेहरा अभी इनमें से कोई भी नहीं है। इसके अलावा जब हम चेहरों की बात करते हैं, चेहरे और मुद्दों की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने जब गुजरात के चुनाव में अपनी शुरुआत की थी तो सूरत में जब उसको निकाय चुनाव में जीत मिली
इससे उत्साहित आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से उतरी थी। शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी का ध्यान केवल और केवल स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ केंद्रित था, मुद्दों की बात कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे वो अरविंद केजरीवाल की तरफ चलते गए। अरविंद केजरीवाल का जब चुनावी अभियान वहाँ पर शुरू हुआ गुजरात में, तो आम आदमी पार्टी ने बार बार अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मॉडल को की तुलना जो है वो गुजरात के मॉडल से करना शुरू कर दिया। गुजरात के लोगों के लिए गुजरात का मॉडल प्रभावी है, दिल्ली के मॉडल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल का चेहरा कहीं पर भी नहीं ठहरता, और इसके ही चलते आम आदमी पार्टी, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा बनाम आप ये चुनाव हो जाएगा, मुद्दों पर केंद्रित हो जाएगा, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री को जा करके वहाँ पर शिक्षा और तमाम बुनियादी सुविधाओं की बात करनी पड़ी, स्कूलों का दौरा करना पड़ा, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दे प्रभावी थे। पर आने वाले समय में एक सही दिशा अब ये दिख रही है कि चुनाव न केवल चेहरों पर आधारित होंगे, बल्कि मुद्दे जो है वो प्रायोरिटी पर आएंगे। और मुद्दे जब आएंगे प्रायोरिटी पर, जब मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होंगे चुनाव में, तो इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा, इसका फ़ायदा सीधा सीधा आम आदमी को होगा। जो भी दल इसको नहीं समझेगा वो ठीक वैसे ही मुद्दों के जाल में फंसेगा, जैसे कांग्रेस के जाल में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। हिमाचल में जो कांग्रेस ने चाल चली कि वहाँ पर उसने राहुल गांधी को नहीं जाने दिया ताकि चेहरे मुद्दे ना बन पाएँ, और मुद्दे जो है वही मुद्दे रहें, जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो मुद्दे बने रहें। तो इसमें जो कांग्रेस की ये चाल थी उसको शायद भाजपा वहाँ पर समझ नहीं पाई, और बार बार वो राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में ना आने को लेकर के सवाल उठाती रही। तो ये एक अच्छा संकेत है भारत के राजनीति में, अगर इस तरीके की चीज़ें देखने में आती हैं कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर आधारित ना हो करके और चेहरों पर आधारित ना हो के, माफ़ कीजिएगा, मुद्दों पर आधारित होने लगे, लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर बात होने लगे, तो निश्चित तौर पर देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।